चलिए यहाँ पर अभी आवाज आ जाएगी। हिंदी साहित्य को हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और हिंदी साहित्य में मैंने आपसे बताया कि हम बात कर रहे थे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। किसकी? राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। अब ये जो चतुर्वेदी जी हैं, ये चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के इतिहास से आप शुरू कर दो। बबली जी बहुत शुक्रिया आपका, अभी आवाज आ रही होगी। यहाँ पर किशन जी आप हिंदी साहित्य के इतिहास से अपनी क्लास को शुरू करो, और अभी हम कल आदिकाल पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम यहाँ पर हिंदी साहित्य में ही हैं, अभी शुरू किया है हिंदी साहित्य का इतिहास हमने, ठीक है। अब आवाज वगैरह आ रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो चीजें शुरू करी थी कल, राम स्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य के इतिहास, साहित्य का जो इतिहास रहा कि कब कौन से साहित्य को लिखा गया, उसमें क्या योगदान है, इसकी हम बात कर रहे हैं। साहित्य इतिहास लेखन का मतलब ही है कि जो साहित्य का इतिहास रहा है उसको लिखा कैसे गया है, ठीक है। अब इसमें रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रयास कर लिए, इसमें जो है द्विवेदी जी ने अपने प्रयास कर लिए, अब हमारे में आ गया यहाँ पर चतुर्वेदी जी। इन तीनों के प्रयास से उत्पन्न हुई समस्या की समस्या क्या है आखिर? हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्या क्या? हालांकि नगेंद्र तो ये कहते हैं कि इतना विभाजन करना क्यों है, तुम्हें क्या मिलेगा उसे करके? समझ रहे हैं? क्या मिलेगा उसे करके तुम्हें? समझ रहे हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को कि राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कह रहे हैं। हमने बताया कि इन्होंने किताब कौन सी लिखी? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास इनके द्वारा क्या लिखी गई? पुस्तक लिखी गई। इन्होंने इसे विकास कहा है, इन्होंने इसे इतिहास नहीं कहा। इस चीज को देखेंगे आप। इन्होंने क्या कहा? इसे विकास कहा है, इन्होंने इसे इतिहास नहीं कहा। बिल्कुल चलेगा। हिंदी पीसीएस करो, यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, ये सब में है आपका, यही किताब चल जाएगी आपकी। तो ये यहां पर क्या कह रहे हैं? ये यहां पर आपके कह रहे हैं विकास, डेवलपमेंट। इनके अनुसार ये इतिहास नहीं है, इनके अनुसार ये आज भी चल रहा है। इनके अनुसार, चतुर्वेदी जी के अनुसार, ये इतिहास नहीं है। इतिहास वो होता है जो बीत गया। हालांकि चतुर्वेदी जी भी, जो अभी द्विवेदी जी थे हमारे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का मतलब हुआ कि ये भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, परंपरावादी हैं। पर रामचंद्र शुक्ल से अति भावुक मात्रा में जुड़े हुए हैं। बड़ा, क्योंकि देखो यहां पर कल भी मैंने आपको बताया, बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था रामचंद्र शुक्ल के सामने उनकी कही हुई बातों पर अपनी बात रखना, उनकी कही हुई बातों पर अपनी बात रखना, और उनकी बात को छोटा करके अपनी बात को बड़ा रखना। आगे जितने भी साहित्यकार आए, जितने भी लोग आए, विद्वान आए, उन्होंने पिछले की बात को काटा ही तो है, चाहे कोई हो। वो इसीलिए आया क्योंकि पिछले की बात सही नहीं लगी उसको। हिंदी युग परिवर्तन में रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा विशेष रोल रहा है। हिंदी के युग में रामचंद्र शुक्ल को काट करके अपनी बात का रखना, ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा ही क्रांतिकारी जो है यहाँ पर परिवर्तन है। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए लिखे इसको कि ये तो चीज लिख ली थी आपने कि रामचंद्र शुक्ल, ये लिखिए अब इसमें कि रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित है। राम
शुक्ल से प्रभावित। किस मायने में प्रभावित है अभी देखेंगे, लिख लो इसको। रामचंद्र शुक्ल जी से ये काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित है। ठीक है, और यहां पर लिखें कि अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास में, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास में इतिहास शब्द का प्रयोग न करने के पीछे क्या तर्क दिया गया कि अब आगे जो भी साहित्य में जितनी भी उसके डेवलपमेंट होंगे साहित्य के, वह भी उतने ही जरूरी है जितने पिछले। तो इतिहास लिख के हम उस चीज को लिमिट कर दे रहे हैं, ऐसा इनका तर्क था। इतिहास लिख के हम उस चीज को क्या कर दे रहे हैं, लिमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, लिखे इसमें प्रयोग न करने के पीछे तर्क यह था कि आगे भविष्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों का सृजन हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का अगला चरण है। ठीक है, कह रहे कि आगे भविष्य में जो भी चीजें आएंगी, तो इस चीज को समझ के चलना आप लोग। ऐसे नहीं हवा में कि मेरा मन किया मैंने साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, मैंने साहित्य का विकास लिख दिया, मन में नहीं आया। ये जो विकास है ये इसका अगला चरण है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने क्यों नहीं लिखा। आगे चलें। लिखिए आगे। चतुर्वेदी जी कई स्थानों पर रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित, कई स्थानों पर द्विवेदी जी से प्रभावित दिखाई देते हैं। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, ये दोनों के, जहां पर दोनों का ऐसा पॉइंट है लड़ने वाला, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ है, कि लोगों
जो पौरुष से हताश जनता थी उसने ईश्वर का ध्यान किया। और द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि तुम इतने पवित्र, इतने विराट आंदोलन को तुम कैसे कह रहे हो किसी की प्रतिक्रिया है? लड़ाई है ना दोनों में, है कि नहीं? तो केवल इतना ही नहीं, ये दोनों की विवादित पृष्ठभूमि में अपनी नवाचारी धारणा को भी स्थापित करते हैं। ऐसा ही नहीं कि बस दोनों से ही क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? कृष्ण विश्वकर्मा जी और अलवार परंपरा क्या होती है अभी बताऊंगी। क्या हो गया भाई? बाकी बच्चों को क्या हुआ है बताएं। अरे क्या बातें कर रहे हो आप लोग? हाँ जी बताएं क्या हो गया है भाई? अभी बताती हूँ। अलवार और नवाचारी धारणा को भी स्थापित करते हैं। विशाल अलवार एक तरीके की धार्मिक परंपरा है। आप इतिहास में पढ़ेंगे, अभी अगर नहीं पढ़ा है तो आपने। अलवार का मतलब होता है वो लोग जो विष्णु में बहुत मान्यता रखते हैं। ठीक है, अलवार भक्ति ब्रांच है एक, जो किसमें? विष्णु में। यहीं पर एक और है नयनार। नयनार ये रखते हैं शिव में। ठीक है, तो ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अलवारों का संबंध किससे है, नयनारों का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो विष्णु जी को एकदम अपना महान ईश्वर देवता ये सब मानते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है अलवार। और नयनार ऐसे याद रखो, जैसा शिव जी के साथ तीसरा नेत्र खुल जाता था ना, नैनो वाला नयनार, और उसके अलावा अलवार। ठीक है, खैर, तो यहां पर ये अपना भी सेपरेट अप्रोच भी रखते हैं। ठीक है, सेपरेट अप्रोच भी यहां पर ये रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये जो चीजें हैं हमारे भी सामने आती हैं कि कब से कौन क्या आईएएस बनाने लगा एंड ऑल। इन सब चीजों में बहुत ध्यान नहीं देते। हर एक चीज का दिन आता है और वो हम नहीं लाएंगे, वो आप लाएंगे। इन सब चीजों को क्यों इन बहसों में पढ़ना है आपको? ठीक है, आज कोई किसी का बेवकूफ बना नहीं सकता है। आप खुद चेक कर सकते हैं चीजें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। आप बताइए उन चीजों में अगर कोई दिक्कत आती है तो। ये सब क्या है? ये बड़े बड़े जो मतलब एक तरीके से जो बड़ी मछलियां सारे छोटी मछलियों को निगल जाती है। एक मत्स्य न्याय आपने पढ़ा होगा ना, तो मत्स्य न्याय में यही होता है, बड़ी मछलियां सारी छोटी मछलियों को निगल जाती है। वही चीजें कुछ सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ने करी है। नहीं है किसी के पास इतना पैसा, वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए? तो कम पैसों पर जो चीजें कहीं पर अवेलेबल हो रही हैं उन्हीं से जुड़ेगा बेचारा। और अगर उनके बारे में कोई गलत बोलता है या क्या करता है तो हम अपनी ऊर्जा को वहां खराब नहीं करेंगे। हम अपनी ऊर्जा को कहाँ खराब करेंगे? रिजल्ट दे करके। सचिन जी याद है आपको? सचिन क्या कहते थे कि मैं नहीं बोलेगा मेरा बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलेगा मेरा बल्ला बोलेगा। समझ आई बात? तो आपको नहीं बोलना है, आपका रिजल्ट बोलेगा। ठीक है,
तो जिस दिन एग्जाम पूरा स्थापित होगा आईएएस पीसीएस में, वो दिन वही होगा जब आप लोग रिजल्ट देंगे। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान किसी का सिलेक्शन नहीं कराता है। सब मार्केट बना हुआ है, बाजार बना हुआ है। कोई संस्थान किसी का वो नहीं कराता है। रिजल्ट आप स्वयं देते हैं। कोई आपको मार्गदर्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, आप खुद पढ़ेंगे। मैंने कभी अपने किसी सब्जेक्ट में नहीं बोला, ठीक है, कि ये यही सवाल आने वाला है। भाई यही सवाल नहीं आने वाला है, वो बदल जाएगा उधर। आप वैसे अप्रोच बना लो, चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आप अगर चलती क्लास में किसी बड़ी कोचिंग में ये पूछने की हिम्मत रख लो कि अलवार और नैनार क्या होते हैं, तो मेरा नाम बदल दें, कोई नहीं बताएगा। तो जब हमारा क्राउड वो है, हमारे पास क्रीम क्राउड नहीं है भाई, क्रीम क्राउड नहीं है हमारे पास, जैसे सब पता है। हमारे पास तो बेचारे वो बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि समता और समानता एक ही होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर चतुर्वेदी जी, मैंने कहा कि विवादित अवस्था में अपना अलग नवाचारी वो बना देते हैं और जो है साथ भी देते हैं। कहीं कहीं प्रभाव भी दिखता है शुक्ल जी का, प्रभाव भी दिखता है। कई बार द्विवेदी जी का प्रभाव भी दिखता है, कई बार अपनी तीसरी धारा में बह जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हिसाब यहाँ पर इनके पास में है। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं आगे। इसमें लिखे चतुर्वेदी जी में लिखे कि भक्ति काल की उत्पत्ति के विषय में क्या कहते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण के कारण ये हुआ है। ठीक है, भक्ति काल की उत्पत्ति के विषय में शुक्ल जी का मत है कि इस्लाम के आक्रमण के कारण इसका उद्भव हुआ। वही द्विवेदी जी भी द्विवेदी जी इसका खंडन करते हैं। तो चतुर्वेदी जी रामचंद्र शुक्ल की इस स्थापना का रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है कि शुक्ल जी का यही मत है ना कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, तब हमारे देश में एक ऐसे वर्ग ने इस तरीके से देखा अपनी मूर्तियों की तरफ, अपने ईश्वरों की तरफ। ईश्वर तो पुराने ही थे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम आक्रमण से शिव जी पैदा हुए, मुस्लिम आक्रमण से विष्णु आए, कृष्ण आए, राम आए, वो तो पहले से ही थे। इसे कहा जाता है माइथोलॉजी। तो वो हमारी माइथोलॉजी में पहले से ही थे, पर उनकी तरफ हम कब खींचे चले आए? हमारे यहां तो पहले से ही मंदिर बने चले आ रहे थे। कब से मंदिर बन चुके हैं? आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना, आप गॉडेस कहां से निकली हैं, वो वहां से निकली हैं। आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता में चीजों को जाना होगा, समझा होगा अच्छी तरीके से, तो गॉडेस जो हैं, मूर्तियां जो हैं, मात्र देवियां जो हैं, वो कहां से आई हैं?
वो तो कब से आई है हमारे यहाँ पर। वो हड़प्पा जो सोचो सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, 1921 में खुदाई की गई है उसकी, और वो कब से कौन सी सदी की मूर्तियां हैं। तो हमारे यहाँ पर तो पहले से ही गॉड गॉडेस का जमाना था। पर ये कह रहे हैं कि हम उनकी तरफ तब लौटे हैं, और भक्ति आंदोलन तब से आया है जब मुस्लिमों ने आक्रमण करा। और क्यों आया है? क्योंकि आप भी देखो, जब आपके पास में सुख होते हैं तो आप ईश्वर को याद नहीं करते हैं, डेफिनेटली नहीं करते। और जब आपके पास में दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं तो आप हाय रे ईश्वर हमें बचाओ, तभी याद आते हैं। जैसे ही आप बैठे हैं, दिन भर आपने सुबह उठे, नाश्ता करा, बढ़िया बेड पे बैठे, दिन भर टीवी देखा, आपने नहाए धोए एकदम बढ़िया, मार्केट गए, ठीक है, अब क्या हुआ? आपने दिन में याद ही नहीं किया ईश्वर को। तो ऐसा माना जाता है, या ऐसा देखा भी जाता है, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा। मान लिया आपके साथ में जो बंदा गया था, या आपके हाथ में कोई फोन था, या आपका पर्स था, वो चोरी हो गया, तो अब आप क्या, हे भगवान मिल जाए, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो मतलब तब आपको ईश्वर याद आते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। तो वैसे ही शुक्ल जी कह रहे हैं कि वैसे हम याद ही नहीं कर रहे थे ईश्वर को, हमारे यहाँ कोई आंदोलन नहीं था, भक्ति आंदोलन। हमारे ऊपर जब अटैक करा तो अटैकर्स के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई उस समय हमने हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ, नए नए पद लिखे जाने लगे, नए नए काव्य लिखे जाने लगे, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, भाई क्या क्या ही इस क्लास में बच्चे कहते रहते हैं। पहले आप जो पढ़ाना चाहते हो मैम। मतलब क्या करें आप ये बताओ? जो लिखवाना चाहते हो उसे पहले ऐसे बता दिया करें। तो बता तो दिया, बता दिया ना अभी, तो क्या करें अभी? लिखें? तो रामचंद्र शुक्ल की इस स्थापना का, चतुर्वेदी जी रामचंद्र शुक्ल की इस स्थापना का विरोध करते हैं। सोचो कि भाई ऐसा नहीं है, विरोध करते हैं। तथा जैसे कि शुक्ल जी ने तो ना प्रेमचंद को माना, प्रेमचंद इतने बड़े उपन्यासकार थे, ना कबीर को माना, ठीक है, ना किसको माना, कबीर को भी नहीं माना। और ये यहाँ पर चतुर्वेदी जी रामचंद्र शुक्ल की स्थापना का विरोध करते हैं, तथा कबीर को स्थापित करते हुए लिखे, शुक्ल जी के द्वारा शुक्ल जी को पुनर्परिभाषित, यानी कि उन्हें कहते हैं कि आपको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। प्लीज रीडिफाइन योरसेल्फ, ठीक है। पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करते, ठीक है। मतलब डरते नहीं है कि इतना बड़ा हस्ताक्षर है हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में, तो उसको मैं कैसे गलत बता दूं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी समझते। समझ रहे हो? लिखे कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं हमारे, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के साथ साथ में फिलोसॉफी भी लाते हैं, दर्शन भी लाते हैं, और दर्शन को लाते लाते भारतीय समाज का उल्लेख करते हैं, भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते हैं, और भारतीय समाज और संस्कृति के बल पर यहां पर स्थापित करना चाहते हैं अपनी मान्यता को, कि जो ये साहित्य है ये आज भी लिखा जा रहा है,
और बरसों तक ये लिखा ही जाता रहेगा। जैसे जैसे प्रवृत्तियां चेंज होंगी वैसे वैसे साहित्य में गतिविधियां चेंज होंगी। लिख लें इसे, लिख लिया, लिखे आगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ दर्शन भी ले आते हैं, दर्शन भी ले आते हैं, फिलॉसफी। इसी दर्शन के माध्यम से, इसी दर्शन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, यानी कि ये इनका क्या है, ये इनका नवाचार है, ये इनका नवाचार है, ये इनका इनोवेशन है। ऐसा नहीं है ना कि उसी को बार 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 चतुर्वेदी जी का पॉइंट स्पष्ट नहीं हुआ, भी बता देती हूँ। यहां पर मैंने कहा कि चतुर्वेदी जी रामचंद्र शुक्ल की इस स्थापना का विरोध करते हैं। कौन सी स्थापना का? कि ये आक्रमण के कारण हुआ है, मतलब बहुत वीरता पूर्वक इन्होंने विरोध करा। ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा नाम है ये, कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये भक्ति आंदोलन तो बहुत अलवार, नयनार और कबीर, राम भक्ति शाखा, निर्गुण, मतलब ऐसे ही थोड़े इतना विराट आंदोलन पैदा हो गया। कह रहे हैं कि आक्रमण किया और आंदोलन आ गया। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये लिखने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग बहुत सही कहीं कहीं पर नहीं हो पाती। और कबीर को स्थापित करते हैं, करते हुए शुक्ल जी को कहते हैं, यानी कि शुक्ल जी कबीर वगैरह को भी बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं देते। तो शुक्ल जी को ये कहते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, मतलब ये अपने साहित्य से हम मैसेज देते हैं कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है उसको थोड़ा सा पुनर्परिभाषित करो। ये शुक्ल जी के वीर गाथा काल से भी सहमत नहीं है। ये चतुर्वेदी जी उनके द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल से भी सहमत नहीं है। ये वहां पर भी उनको कहते हैं कि ये भी जो है ये भी सही कारण नहीं है, या ये भी सही नहीं है। ठीक है, आगे चलो। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ दर्शन भी ले आते हैं, और इसी दर्शन के माध्यम से भारतीय समाज एवं संस्कृति का वर्णन करते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन भी यहां पर ये करते हैं दर्शन के माध्यम से। लिखेंगे आगे, लिखे आगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी भक्ति काल की विशेषताओं को उस युग की अनिवार्यता
उस युग की अनिवार्यता के आधार पर स्वीकार करते हुए, यानी कि कहते हैं कि जिस युग में भक्ति काल आया वहां भक्ति काल आना ही चाहिए था, वो उसकी एक इमीडिएट कंडीशन थी, वो उसकी एक अनिवार्य कंडीशन थी। और ये भी बताते हैं कि ईश्वर और मानव, अगर हम दोनों की तुलना करें तो मानव से असीम क्षमताएं रखता है ईश्वर, मानव से बहुत शक्तिशाली है ईश्वर। और ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में श्रद्धा उस समय की एक अनिवार्य शर्त थी। भक्ति में माहौल था, उस तरीके का काव्य लिखा जा रहा था। कोई ईश्वर के गुणों को, रूपों को मान रहा था, कोई ईश्वर की मूर्ति को मान रहा था, कोई ईश्वर को एक पर्टिकुलर बॉडी में फिट कर रहा था, कोई ईश्वर को निराकार मान रहा था, कोई ईश्वर को साकार मान रहा था। ठीक है, करते हुए ये कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से बहुत शक्तिशाली है। मतलब ईश्वर में भी इनका पूर्ण विश्वास है, भक्ति काल में भी इनका पूर्ण विश्वास। पुनर्परिभाषित का मतलब होता है रीडिफाइन, दोबारा परिभाषित करना। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। आगे लिखें इसको, लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी, बहुत बढ़िया। आगे लिखेंगे। अब ये तो वो लोग हैं जो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। अच्छा बबली, ओके ओके, चलिए तेज पढ़ाते हैं। ये वो प्रयास थे जो कर लिए गए। अब आती है बात कंटेम्परेरी की। कंटेम्परेरी कहा जाता है जो एक तरीके से अभी हुए हैं हाल ही में, जिनमें हम आपको रामविलास जी को कह सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र को कह सकते हैं, ठीक है, बच्चन जी को कह सकते हैं। इन्होंने भी काफी सारे ग्रंथ लिखे, एक एक लाइन में हम उनको जान लेते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में आप उनको जान लेते हैं। लिख लीजिए कि हिंदी साहित्य के लेखन में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में समकालीन प्रयास, समकालीन यानी कंटेम्परेरी। अब इन समकालीन प्रयासों को जान लीजिए, क्या समकालीन प्रयास थे। सबसे पहला प्रयास, और क्या क्या इन्होंने कहा, क्या क्या अच्छी बातें, अच्छी बुरी बातें इन्होंने बोली। लिखे फटाफट से कि इस पर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा का एक बुक है हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? कहते हैं, लिखिए कि इसमें इन्होंने 750 से 1750 का इतिहास लिखा और इसके अंतर्गत इन्होंने भक्ति काल में ये कहा गया है ना कि निर्गुण भक्ति शाखा है ना, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। इन्होंने कहा कि आपने इतना क्लिष्ट क्यों बना दिया? आप कहो सीधे सीधे, जिसमें संत काव्य धारा है, एक में प्रेम टाइप की सूफी जो कविताएं हो रही है, सूफी संगीत सुने हो कभी, जैसा प्रेम रस निकल के आता है। तो इन्होंने कहा एक को प्रेम मार्गी कह दो, ज्ञान मार्गी कह दो, संत धारा, संत काव्य धारा कह दो, काहे निर्गुण भगुण सगुण, कितनी शाखाएं तुमने बांट दी। तो भक्ति काल की धाराओं के कठिन नामों को सरल नामों में परिवर्तित किया। लिख लिया। जब हम पढ़ेंगे वहां पर भक्ति काल में, तो निर्गुण क्या था, सगुण क्या था, है ना, जो गुणों के सहित, गुणों से रहित ईश्वर कोई नहीं होता, गुणों से सहित और गुणातीत। निर्गुण में क्या है, गुणातीत, यानी कि गुणों से बहुत आगे निकल गया है, ठीक है, यानी कि जहां पर रूप सौंदर्य किसी एक चीज में ही आकर ईश्वर को देखा गया। हम जब भक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझे कि निर्गुण भक्ति शाखा को इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा को संत काव्य, निर्गुण भक्ति शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी को, एक मिनट, निर्गुण भक्ति नहीं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी होगा ना, निर्गुण ज्ञानाश्रयी, इतना ज्यादा टफ था। और दूसरा आपका निर्गुण प्रेमाश्रयी। इन्होंने कहा इसे तुम प्रेम काव्य कहो केवल, ठीक है, इतना क्या तुम्हें लपेटने की जरूरत पड़ रही है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने कहा ये संत काव्य है, और निर्गुण प्रेमाश्रयी को इन्होंने कहा ये कैसा काव्य है, ये प्रेम काव्य है। ठीक है, लिख लिया। क्या कह रही हो शिवानी? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप एक बार देख लेना कि अभी तक मैंने वही लिखा है क्या। साहित्य इतिहास होता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, हो सकता है कहीं मेरे लिखने में गलत हो गया हो, लिख लीजिए। साहित्य इतिहास, देखना यही है क्या, तो कहीं पर हो सकता है मैंने गड़बड़ लिख दिया, देखना। साहित्य इतिहास यही होगा, लिख लिया। साहित्य इतिहास लेखन, ओके, चलो जी आगे चले। इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा यार ये जो तुम लगा रहे हो कि जो पहला काल था वो आदि काल था, कोई कह रहे वीरगाथा काल था, वो कुछ नहीं था, वो चारण काल था। इन्होंने ये कहा, लिखे आगे। इन्होंने वीरगाथा काल को क्या कहा इन्होंने, संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल का। चारण मैंने उस दिन बताया था आपको कौन थे। चारण राजस्थान में एक कम्युनिटी है, और संधि काल कहा जाता है जहां पर संधि हो, यानी कि जहां पर कोई दो युग आकर के मिल रहे हो, एक नया युग चल रहा हो, दो जुड़ करके एक बन रहे हो, इस तरीके का संधि। तो यहां पर हो गया आप लोगों का
ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्लियर है? संगीता, शिवानी, साहित्य इतिहास होगा, ये वाला होगा जो मैंने अभी लिखा है ना। हो सकता है कहीं पर मैंने गलत लिख दिया हो जल्दी जल्दी में, है ना, हो सकता है, माफ करेंगे भाई उसके लिए। ठीक है जी, ये हो गया संधि काल एवं चारण काल। कहा इन्होंने कहा कोई वीर उर गाथा काल नहीं है, कोई आदि काल नहीं है। क्या है ये? क्योंकि उस समय चारणों का इतिहास था। इन्होंने कहा कि एक जाति वहां की चल रही थी और वो एक तरीके से पूरी की पूरी कम्युनिटी कुछ अपना काव्य लिखती थी, जो चारण इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज कही और यहाँ पर इसे चारण काल, संधि काल के नाम से लिखा। अगला, इन्होंने स्वयंभू को ही सबसे पहला कवि बताया। क्या बताया? चारण काल को ग्रियेशन, हाँ ग्रियेशन ने भी कहा था। बिल्कुल मुस्कान, एकदम राइट बच्चे। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। इन्होंने स्वयंभू को कहा कि सबसे पहला कवि यही है, स्वयंभू, एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू को कहा कि हिंदी साहित्य में अगर कोई सबसे पहले काव्य लिखने आया है तो वो यही है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। इन्होंने कहा भाई यही पहला कवि है, तुम मानो ना मानो, मेरा तो यही विचार है। इन्होंने 2 3 4 चीजें कही, आप याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। इन्होंने क्या कहा? एक तो इन्होंने 750 से 1750 तक की बातें लिखी हैं। इन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों इतनी तुम गहमा गहमी चल रही है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो। इन्होंने कहा इतनी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की क्या जरूरत है तुम्हें? निर्गुण ज्ञानाश्रय, ओ भाई, इन्होंने कहा इसे कहो तुम संत काव्य। यहाँ पर संतों ने काव्य लिखा है, यहाँ पर कबीर ने लिखा है, यहाँ पर रहीम ने लिखा है, इन्होंने लिखा, तो इसे तुम कहो संत काव्य। इन्होंने कहा जो प्रेम मार्गी जो सूफी आए हैं संतों के बाद में, तुम उसे प्रेम काव्य कह दो यार, तुम्हें क्या इतनी तकलीफ हो रही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा ये जो वीर गाथा काल है, ये वीर गाथा काल, आदिकाल, इन सब के भवंडरों से निकलो, और ये क्या है? ये चारण काल है, इसमें सब चारण। दूसरा इन्होंने कहा स्वयंभू सबसे पहले कवि थे। ये 3 4 चीजें इन्होंने कही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग चलेंगे। नेक्स्ट गणपति चंद्र हैं कोई, उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयोग करे और उन्होंने पूरी वैज्ञानिकता को, उन्होंने कहा मैं पूरा रैशनल विद्वान हूं। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपको छोटे मोटे टिप्पणी में पूछ ले। ठीक है, कहीं ऐसा वो नहीं आएगा, हो सकता है आपको एक पूरा सवाल बन जाए कि जो साहित्य इतिहास लेखन में समकालीन प्रयास हुए उनकी चर्चा करें। तो साहित्य इतिहास लेखन में समकालीन प्रयास यही 4 5 लोगों ने करे, इसी को लिख देना है वहां पर। ठीक है, चलिए दूसरा लिखे, गणपति चंद्र जी क्या कह के चले गए। लिखे दूसरा प्रयास, ऐसा नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, गणपति चंद्र। गणपति चंद्र इन्होंने जो बुक लिखी, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी लिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो गणपति चंद्र इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये कह रहे मैंने बिना इरेशनैलिटी के कोई बात नहीं करी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे। इसमें इन्होंने यहां पर वैज्ञानिकता यानी कि पूरी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करा है, इन्होंने साइंटिफिक पद्धति को अपनाया। इन्होंने कहा कि यार कुछ पत्थर उत्थर मिले, जैसे कि कोई तो होता है कि बस ऐसे ही है, शाम को झाड़ू नहीं लगानी, कोई है कि वो बताएगा कि देखो पहले क्या होता था, पहले दिए वगैरह नहीं होते थे, पहले बढ़िया लाइट वाइट नहीं होती थी। तो लाइट वगैरह नहीं होने के कारण उसको क्या कहा जाता था, इसलिए उसको मतलब चारण का नहीं 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 नहीं, चाटुकारिता अलग बात है। चाटुकारिता होती है वो, मान लिया आप किसी के घर गए हैं और आपको उनसे कोई काम है और आप उनकी बटरिंग करें। ठीक है, चाटुकारिता आप रीतिकाल में जरूर देख सकते हैं। ठीक है, वो है चाटुकारिता। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नहीं होता, पति पत्नी से कोई जरूरत हो फिर पूछ ही लेते हैं क्या काम है, तुम ऐसे हो, तुम इतने अच्छे हो, तुमने आज खुद को देखा ही नहीं, तुम परी लग रही हो, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी। भविष्य में, वर्तमान में, भूतकाल में ना कोई ऐसी अप्सरा देखी, ना शायद ही देखूं, बस तुम्हें देख रहा हूं। 7 लोकों में तुम्हारे जैसी कोई
कन्या उत्पन्न ना हुई होगी, ईश्वर भी जब ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये कहां से आ गई, ये किसने बनाई, कौन है ये। खुदा भी जब जमी पर देखता होगा तो सोचता होगा कि ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, मैंने तो बनाई नहीं। ये चाटुकारी था, पत्नी मुझे क्या काम है, अरे थोड़ा पैर दबा दो मेरा, ठीक, वो अलग बात है। यहाँ पर लिखे साइंटिफिक पद्धति को अपनाया। नेक्स्ट, वैज्ञानिकता को अपनाते हुए इन्होंने कई जगह पर शुक्ल जी का भी खंडन किया है। शुक्ल जी का उन्हें कहा है कि तुम तो देसी हो ऐसे, ठीक है, ठीक है। शुक्ल जी का भी खंडन कर दिया और कहीं कहीं एक्सेस यूज कर लिया। क्या कर दिया, एक्सेस यूज कर लिया और उस एक्सेसिवनेस में खुद ही फंस के रह गया कई बार। वैज्ञानिकता को अपनाते हुए कई जगह पर शुक्ल जी का खंडन किया है। कई जगहों पर वैज्ञानिकता का अति उपयोग, अति प्रयोग, जिसके कारण उलझ गए, कई जगहों पर खुद ही उलझ गए बेचारे भाई साहब। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब निकले कैसे। ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलें, इसमें लिख लिया, आगे चलेंगे। आगे चले भाई। नेक्स्ट एक ग्रंथ है, आपके पास भी होगा वो ग्रंथ, नगेंद्र जी का। नगेंद्र जी ने भी जो है अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उस किताब को लिखा है, इतना मोटा ग्रंथ बना दिया। और उस ग्रंथ में अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, अब तो वो मार्केट में है। अब उसके भी पीछे लोग कह रहे हैं कि ये भी सही नहीं लिखा यार तुमने, उसे भी सही नहीं माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास करके डॉक्टर नगेंद्र का आता है, बढ़िया किताब है वैसे तो। लिखे, अगला प्रयास किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रयास को करते हुए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे लिखे, ठीक है। इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय डॉक्टर नगेंद्र, ये संपादित हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, आपके हाथों में भी होगा, आपके पास भी होगा, आपके घरों में भी होगा, दुकानों पे भी है, इस पे भी रिव्यू लिए गए, इस पे भी रिसर्च करे गए। काफी मतभेद यहाँ पर भी काल विभाजन को लेकर के आ जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की इस पुस्तक के आधार पर भी कई प्रकार के मतभेद अभी भी विद्वानों इसमें भी इतिहास
बोध यानी कि इतिहास में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर कौन सा साहित्य आया, इतिहास बोध की समस्या इसमें भी बनी हुई है। बोध की समस्या इसमें भी बनी हुई है, इतिहास बोध की समस्या। लिख लो आप लोग। देखे भाई, मैम जब कोई ले, मार्केट में तो भाई बहुत देर में आती है, पहले छपती हैं, रिव्यू होती हैं, पहले तो सेंसरशिप भी होता था, अब नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया, आगे लिखे। डॉक्टर बच्चन ने अलग लिखा, कह रहे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। पहला बताओ किसने लिखा था? लिखे यहां पर, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लिखे, इन्होंने ये कहा कि भाई जब से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, कह रहे कि जब से मैं देख रहा हूं, कोई कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये अच्छा लिखा, कोई कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने ये बुरा लिखा, कोई अपनी बात क्यों नहीं बोल रहा है? इनके अनुसार जब से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तब से कोई उसके समर्थन में है, कोई उसके समर्थन में है, कोई उसके विरोध में। कोई अलग बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं अलग बात करूंगा। ठीक है, कोई उसके समर्थन में है, कोई उसके विरोध में है। रामचंद्र शुक्ल से कोई मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। कुछ अपनी भी तो बात कहो। कोई भी साहित्य लिखे, कोई भी साहित्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास इतिहास से मुक्त नहीं हो पा रहा। अतः मैं, यानी कि अतः इन्होंने दूसरा इतिहास लिखा, इसलिए इन्होंने अपनी किताब का नाम दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। की समझ में आई क्यों है दूसरा इतिहास? कह रहे एक इतिहास तो वो लिख गए थे, एक इतिहास मैं लिखूंगा। आप
दूसरा होगा क्योंकि वो पहला था। लिख लिया। आगे इन्होंने कहा कि आदिकाल क्या होता है। ऐसा आदिकाल टाइप का नाम लिया तुमने, लग रहा है बाबा आदम के जमाने की बात हो रही है, इसे बदलो। इन्होंने काल विभाजन में बहुत काम किया हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में, मतलब कुछ अलग ही कर देना है। आधे लोग नहीं होते, आपने देखे होंगे शादी ब्याह में आधे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी प्रेजेंस बस दिखानी है कि आई एम हियर, चाहे वो रो के दिखाए, चाहे वो गा के दिखाए, चाहे वो चिल्ला के दिखाए, होते जरूर हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग? बताना भाई, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या नहीं है? बताओ तो मुझे। ठीक है, चलो भाई। डन। ठीक है ना? बिल्कुल नागिन डांस करते हैं आधे लोग, नागिन डांस करते हैं, मतलब मजा याद आता है उनको भैया। फिर कुछ पूछते हैं, अरे ये कौन है, कौन है ये? फिर पता है, अच्छा। आधे लोग होते हैं भाई, मेरे हमारे साथ आधे लोगों को बोला जाता है, ऐसे लोगों अटेंशन शीकर। देखे आपने अटेंशन शीकर कौन होते हैं? अटेंशन शीकर का मतलब होता है जैसे हम भीड़ में हैं और जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं लिटरली बताऊं, कोई मुझे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, भाई बैठे आराम से भीड़ में, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी ये इतिहास नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो जैसे भीड़ में हम बैठे, तो जैसे हमारी एक फ्रेंड थी, तो पता क्या करती थी, कुछ कुछ बोलने लगती थी। एक बार तो हद ही हो गई, अरे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मान लिया, जैसे मान लिया हम बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यार नहीं देख रहे कोई ना देखे भाई, कोई बात नहीं, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, गिर पड़ी चक्कर खा गए कि अब तो आएंगे सब, सब भागे, अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ, भागे उठाया। बाद में पता चला इसलिए गिरी जानबूझ के कि अब तो देखोगे तुम मुझे। नहीं, ऐसे होते हैं बहुत लोग, तो वही है। चल, इन्होंने काल विभाजन पर भी पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, बच्चन जी ने काल विभाजन का जमकर विरोध किया। काल विभाजन का नहीं, काल विभाजन के नामकरण का लिखो, काल विभाजन के नामकरण का जमकर विरोध किया। क्या कहा इन्होंने? ठीक है, हाँ ऐसे भी होते हैं भाई, ऐसे भी होते हैं, सब एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, यही तो है संगीता जी, यही है आफत बस। अरे भाई एक्सेप्ट कर लो यार, एक आदि कह जाता, हमें तो कम पढ़ना पड़ता है इधर, तुम तो कह के निकल लिए, अब 50 किताब हिंदी साहित्य के इतिहास पे आ गई हैं, समझ रहे हैं? लिखो, कह रहे हैं इनके अनुसार आदिकाल, भक्तिकाल,
आधुनिक काल, मध्यकाल लिख लो, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सभी नाम बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। भ्रम फैला रखा है चारों तरफ। आदिकाल मतलब क्या? आदिकाल की बात है, बाबा आदम के जमाने की बात हो रही। अरे ये रहा आदिकाल। ये सभी नाम भ्रामक है, जो भ्रम फैलाते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, आदिकाल को तुम आदिकाल क्यों कह रहे हो? आदिकाल नाम सुन करके ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है कि बाबा आदम, एडम स्मिथ, ये सब सुना है आपने? बाबा आदम के जमाने की बात हो रही है। बाबा आदम के जमाने का दूसरा मध्यकाल को लेख के कैसा लगता है? हाँ, तो फिर इन्होंने कहा कि आदिकाल का नाम होना चाहिए अपभ्रंश। आदिकाल सब मेरी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग कर रहे हैं, हमारे लिए फजीत कर रखी है। नहीं, इन्होंने कहा कि भाई भाट, चारण, नाथ, सिद्ध, ये सब थे, सब जाति थी, और अपभ्रंश में काव्य लिख रहे थे। तो यार इसका नाम अपभ्रंश काल जातीय साहित्य रख दो। इन्होंने कहा, क्या सवाल पूछ रहे हो भाई? बाबा आदम कौन? तो किसका सही माने? हमें किसी का सही नहीं मानना है, हमारा जो मन करे हम भी एक किताब लिखेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर एक किताब लिखेंगे, उसमें अपना लिखेंगे अलग। इन्होंने कहा कि अपभ्रंश काल है ये, अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जा रही हैं, और चारण, भाट, सिद्ध, नाथ, फलां, ढिमक, क्या जरूरत है? जाति लिख दो, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, खत्म हुई कहानी। क्यों परेशान कर रहे हो जनता को? आगे चलो। आगे इन्होंने कहा कि भक्ति काल को मध्यकाल नहीं कहना चाहिए। इन्होंने भक्ति काल संज्ञा को मध्यकाल कहने का खंडन किया। इनके अनुसार यह एक जड़ता, यानी कि गुलामी टाइप का लग रहा है। कैसा सा लग रहा है? ठीक है, जड़ता या जकड़ी हुई प्रवृत्ति का बोध कराता है। मध्यकाल का मतलब ही है मानसिकता जकड़ी हुई है तुम्हारी। मध्यकाल क्या होता है? भक्ति काल का हो या तो उसको। ठीक है, मध्यकाल का हो, नहीं तो जकड़ा हुआ लग रहा है ये तो। आगे,
इनके अनुसार आधे लोग जो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उत्तर का मतलब होता है पहले या बाद में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहना बच्चन जी को केवल गणितीय, यानी कि इन्होंने कहा है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस हो रही हैं। बाबा आदम सबसे पहले व्यक्ति थे दुनिया के, ठीक है, बाबा आदम सबसे पहले व्यक्ति थे। एडम वही है जो एडम एडम नहीं बात करते क्या हम लोग, वही है। उत्तर माने बाद में, ठीक है, बिल्कुल। पूर्व माने पहले। तो ये कह रहे हैं कि क्या है ये गणित, ये कैलकुलेशन चल रही है, वो पहले वो बाद में, वो पहले वो बाद में। अरे रीतिकाल को रीतिकाल कहो, उत्तर मध्यकाल कहना बच्चन जी केवल गणितीय खेल बताते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर खेला चल रहा है क्या कुछ, यानी कि इन्होंने जमकर विरोध किया। यहाँ पर जितने लोग भी कह के गए थे उन सबका मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा भाई तुम हो गए हो पागल, ठीक है, लिखो इसमें। डन। हो गया, आगे लिखो। हाँ जी बिल्कुल, बाद में बोला जाता है, बिल्कुल। विशाल है हमारे साथ क्लास में। हाँ जी, आजरा समझ आ रही चीजें? मिहिर, मुस्कान, संगीता, और कितने स्टूडेंट्स हैं एक बार बताएं, थोड़ा इंटरेक्शन करें। समझ आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं? डन। हाँ जी, क्लियर है अब तक की चीजें? समझ में आ रही हैं चीजें? रोहित, मिहिर, चंद्रकांत, राजा, सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें समझ में आ रही है नहीं? मैम स्लाइड बैक करना। ओके जी, अभी कर देते हैं। मैम बच्चन जी सच में पूरे तरीके से दूसरा, हाँ भाई तभी तो दूसरा अरे तभी तो दूसरा इतिहास है उनकी पुस्तक का नाम भाई। आज बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ, चुटकुले सुन रहे हो ना? अरे आगे भी बहुत मजा आने वाला है। असल में जो नए बच्चे हैं उनके साथ में दुख क्या हुआ, उनका उनका दिक्कत ये हुआ कि ऐसे मतलब एकदम खतरनाक तरीके के सब्जेक्ट से ज्वाइन कर लिए वो। नहीं तो मजे तो हमने बहुत भाई, पढ़ने में हमने बहुत मजे किए हैं। खैर अब नहीं करेंगे ज्यादा। चलो चलो बताओ, यहाँ देखिए चीजें समझ में आ रही है सभी को? ओके, यहाँ देखिए चीजें। नेक्स्ट, पिछली स्लाइड ये मैंने लिख दी है। राइटिंग वाइटिंग सब समझ आ जाती है आप लोगों को, है ना? लिखेंगे आगे। आगे बात आ जाती है हमारी, एक और महान व्यक्ति बचे हैं, रामविलास शर्मा। बहुत बड़े मार्क्सवादी हैं, है ना, मार्क्सवाद में बिलीव रखते हैं। रामविलास शर्मा लिखे। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। लिखे इसमें कि रामविलास शर्मा, इन्होंने कोई पुस्तक वगैरह नहीं लिखी, बेचारों ने, बड़े अच्छे आदमी है। इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में कोई किताब नहीं लिखी।
अलग से कोई वैसे लिखी है जैसे इन्होंने भारतेंदु जी पर एक किताब लिखी है, अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी है। शर्मा एक बड़े विद्वान, विचारक तथा मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, लिखेंगे आगे। ठीक है, इन्होंने निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना निराला की साहित्य साधना, इनकी एक किताब है। लिखे आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, आदि आदि ग्रंथों के माध्यम से, आदि साहित्य इतिहास लेखन में योगदान दिया है। ठीक है, इनके माध्यम से इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में योगदान दिया है। ऐसे कोई पर्टिकुलर इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। ठीक है जी, एक सॉन्ग सुना दो, बहुत बढ़िया आवाज है मेरी है, सॉन्ग सुनने आता तुम, सॉन्ग आएगा उधर है। सॉन्ग उनकी मुझसे अपेक्षा मत करो भाई। ठीक है, बढ़िया सुना दूंगी, नहीं तो अभी तुम गाने गाने। ठीक है, चलो लिख लिया। अब हम कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आदिकाल करेंगे। आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियां थी विस्तारित रूप से करेंगे उनको, और कौन कौन वहां पर आए, और आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया। यहाँ की भी बहुत सारी चीजें वहां रिलेट करोगे। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं लाइव, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, लाइव ले लेंगे। ठीक है, ओके, ताकि चीजें ज्यादा बेहतर हो सके। कल वही मैं सोच रही हूँ 1 बजे से रखा करें क्लास को। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि 1 से अगर 2:45 वगैरह तक रख लेंगे चीजों, तो हमारा ज्यादा चीजें कवर, अब हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे भाई इन चीजों को। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एक से उपासना मैम की क्लास होती है। चलिए, निराला के साथ, बहुत बढ़िया पढ़िए। देखो इन्होंने वो, अच्छा जी, चलिए ठीक है, 1:30 से ही रखते हैं, कोई नहीं। चलो शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी।